दोस्तों, आप लोगों का एक और नई वीडियो और ये वीडियो दोस्तों कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है और जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है वो बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत आराम से देख सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम नहीं है वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम बाद इस वीडियो को देखें। अभी कोई ज़रूरी नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए आपका। एग्ज़ाम बाद देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं कि पेपर एनालिसिस सही है या गलत है? क्या पेपर एनालिसिस करवाना एक तरीके का पेपर लीक करना होगा? क्या पेपर एनालिसिस करवाना अगर पेपर एनालिसिस करना अगर सही है तो क्या शिक्षकों को पेपर एनालिसिस करवाना चाहिए? चलिए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चाएँ करेंगे और अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को रखेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं इन सब टॉपिक्स पे कभी वीडियो नहीं बनाता। मुझे सोशल मीडिया से मतलब सोशल जो न्यूज़ चल रहे होते हैं, ट्रेंड में चली होती चीज़ें, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर मुझे लगा बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आज नहीं तो कभी नहीं। मुझे पता है कि अगर अब नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएँगे। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या पेपर एनालिसिस एक पेपर लीक है? तो सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि जो स्टूडेंट पूरे साल कुछ भी मेहनत नहीं किया हो, वो अगर ये जान ले कि लास्ट पेपर में क्या पूछा गया या लास्ट पेपर में क्या चीज़ें पूछे जा रही हैं या किस टॉपिक से पूछे जा रही हैं, तो दोस्तों हमें जहाँ तक लगता है कि वो पेपर जान करके भी कुछ नहीं कर सकता अगले पेपर में। अब जिस बच्चे ने पूरे साल तैयारी नहीं करी, वो एक पेपर जान करके कितना कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 टॉपिक या 2 टॉपिक पढ़ लेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा 1-2 टॉपिक में? 1-2 टॉपिक से तो कोई एग्ज़ाम क्रैक कर नहीं सकता। जैसा कि आप सबको सीजीएल्स या सीएचएसएल, आप अभी सीएचएसएल का रिज़ल्ट आया है, पिछली बार सीजीएल का रिज़ल्ट आया था। कट ऑफ कितनी आई गई थी आप सबको पता है, क्योंकि एक एवरेज लड़का या बिलो एवरेज लड़का कभी भी ऐसे एग्ज़ाम्स को क्रैक कर नहीं सकता जहाँ पे 150 के करीब कट ऑफ्स बन रही हों। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर 1-2 दिन अगर किसी ने पूरे साल मेहनत नहीं करी है, तो फिर उनको 1-2 दिन अगर वो जान भी लेते, 1-2-4 दिन पहले अगर पेपर को जान भी लेते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी है, कि अगर वो एग्ज़ाम से पहले अगर उनका एग्ज़ाम मान लो 9 से पेपर स्टार्ट हुआ और उनका एग्ज़ाम मान लो 25 तारीख को है, 25 तक पेपर हो रहा है, उनका एग्ज़ाम 25 तारीख को है। तो अगर उन्होंने 9 वाली शिफ्ट के एग्ज़ाम को जान लिया कि उसमें पेपर में क्या पूछा गया है या किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, या 9 का या 10 का या 11 का, हर एक दिन का उसने शिफ्ट को एनालिसिस कर लिया कि क्या पूरे यहाँ तक अभी तक पूछे गए हैं, तो क्या वो 12-13 दिन में या जो भी उसको गैप मिल रहा है, क्या वो उतने दिन में अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, कि वो अपनी रिवीजन के ऊपर फोकस कर सकता है कि कहाँ से हमें मेनली रिवीजन किया जाए। लेकिन जैसा आप सबको पता है कि एसएससी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई चीज़ प्रिडिक्टेबल नहीं है। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी समझ लो, पर जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपके माथे घूम जाते हैं, दिमाग घूम जाता है आपका। आप समझ नहीं पाओगे कि क्या चीज़ें कहाँ से पूछी गई। तो सबसे पहले अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा है किसी भी टीचर के पास, किसी भी अध्यापक के पास, अगर उस अध्यापक को इतना नहीं पता है कि एग्ज़ाम्स में क्या पूछे जाती है चीज़ें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे क्या सवाल पूछे जाते हैं, आप उन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, आप एक दिशाहीन तैयारी करवाते हैं किसी बच्चे को, तो ऐसे शिक्षक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दिशाहीन शिक्षक को तैयारी करवाने का कोई अधिकार नहीं है। आप बच्चे को भ्रमित कर रहे हैं जब आपको पता ही नहीं एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा या परीक्षा में क्या पूछा जाता है। आप पढ़ाइए वही चीज़ जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाए। बच्चा ट्यूशन क्यों लेता है, कोचिंग क्यों लेता है? ताकि वो और बच्चों से, एवरेज बच्चों से ऊपर उठ सके, आगे निकल सके। लेकिन आपकी कोचिंग लेने के बाद अगर दिशाहीन चीज़ें कराई जा रही हैं तो फिर बच्चा आगे कैसे निकलेगा बाकियों से, तो और पीछे चला जाएगा। तो ऐसे शिक्षक से आप ना पढ़िए। लेकिन जिस शिक्षक को ये पता है कि आने वाले पेपर्स में या फिर पेपर में क्या चीज़ें पूछी जाती है, वो आपको एक सटीक तैयारी करता है, सही दिशा के साथ तैयारी करवाता है। तो ये है कि अगर आपने पूरे साल ईमानदारी से तैयारी की है और आपके शिक्षक ने पूरे सही-सही चीज़ें बताई कि ये एग्ज़ाम्स में आती है, ये चीज़ें पूछी जाती है, तो एक्सपेक्टेड है कि वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स में आने वाली है। जिस शिक्षक को पता है कि ये चीज़ें पूछी जाएँगी, तो 100% एक्सपेक्टेड है कि वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। तो अगर आपको 2 दिन पहले, मतलब मान लो आपका एग्ज़ाम 9 से चालू होता है और आपका एग्ज़ाम 25 को है, तो अगर आप 10 से 12 दिन पहले जान को पेपर मिल गया कि हाँ, देखो ये चीज़ें आ रही हैं, तो आपने अगर पूरे साल तैयारी मेहनत से की है, तो आपका एग्ज़ाम या 25 को पड़े या 9 को पड़े, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पेपर मिले, ना मिले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके शिक्षक ने उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग दे दी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक स्पोर्ट्स की ही बात कर लेते हैं। चलो हम एक स्पोर्ट की बात कर लेते हैं। मान लो कोई खिलाड़ी है, मान लो कोई रनर है, ठीक है? आप लोग गए किसी ओलंपिक गेम्स में गए या कहीं पे भी गए, कोई रनर है, मान लो किसी रनर की टाइमिंग, मान लो 100 मीटर रेस होती है, जनरली लोग 9 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? मान लो आप गए वहाँ पे और आपको पता चला कि किसी रनर की जो टाइमिंग है वो 9 सेकंड है और आपकी जो टाइमिंग है वो 9.5 सेकंड है। आपको ये चीज़ें पहले पता चल गई, तो आपको क्या लगता है कि आपको पता चलने से आप ये अपना 30 सेकंड कम कर लोगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप ये अपना 30 सेकंड कभी नहीं कम कर सकते उस 9 सेकंड वाले से, क्योंकि ये 30 सेकंड करने के लिए आपको कई साल की मेहनत लगेगी, तब जाके आप 9 के बराबर पहुँचोगे। अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं है, आप इतने पे हो, तो आपको बहुत टाइम लगेगा आपको 9 तक पहुँचने के लिए। तो आपको पहले पता भी चल गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन हाँ, अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर है और आप बहुत सटीक दिशा में तैयारी करके रखे हो, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करके रखी है, मान लो आप कह रनिंग के लिए आपका जो टाइमिंग है, आपको इसकी टाइमिंग दूसरे वाले धावक की 9 सेकंड वाले की टाइमिंग पता चले या ना चले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पूरे साल तैयारी बहुत बेहतर की है। आपके कोच को पता था कि भाई कोई ऐसा आएगा जो 9 सेकंड में रेस कंप्लीट करेगा, इसलिए उसने आपकी रेस ऐसी बनवाई है कि आप 10 सेकंड पहले रेस को कंप्लीट कर दो। तो पता चले ना चले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर पेपर एनालिसिस आपको पेपर 2 दिन पहले एग्ज़ाम से अगर आप जान ही गए कि इस पैटर्न पे चीज़ें पूछी जा रही है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने सही दिशा में तैयारी करी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कुछ शिक्षकों के बारे में जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शोरगुल मचा रहे हैं कि भाई पेपर एनालिसिस नहीं होना चाहिए, पेपर एनालिसिस नहीं होना चाहिए। वो ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने खुद सीजीएल या कई सारे एग्ज़ाम्स होते थे, सीजीएल, सीएचएसएल और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनको उन्होंने खुद 4-4, 5-5 बार, मैंने तो एक ऐसे शिक्षक से सुना, मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखा और किसी ने बताया, मेरे विद्यार्थी ने बताया कि एक ऐसा शिक्षक है जो बोल रहा है जिसने 5 बार सीजीएल क्रैक किया है और 5 बार क्रैक करके छोड़ दिया है। तो आप ये बताइए, और आज मैंने सुना कि वही शिक्षक बोल रहा है कि पेपर एनालिसिस नहीं होना चाहिए, ये मॉरल और एथिक्स के खिलाफ है। तो आप मॉरल एथिक्स के बारे में बात ही कैसे कर सकते हो? ऐसे शिक्षक को अधिकार किसने दिया जो 5 बार सीजीएल निकाल के छोड़ दिया हो, जिसने 5 बार किसी बच्चे के भविष्य को खराब कर दिया हो, सिर्फ़ अपनी विद्वता साबित करने के लिए, अपनी विज़डम को साबित करने के लिए, ठीक है? किसी शिक्षक ने अपनी विज़डम को साबित करने के लिए 5 बार किसी बच्चे के भविष्य 5 बच्चों के भविष्य को खराब कर दिया हो, ऐसे शिक्षक को अधिकार किसने दिया कि वो एथिक्स या मॉरलिटी के बारे में बात करे? पहले आप खुद देखो कि आपने क्या किया है। अगर आपको अपनी विद्वता साबित ही करनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जाओ तैयारी करो, पढ़ाई करो और हायर स्टडीज़ के लिए जाओ पीएचडी करो, रिसर्च सेंटर्स में जाओ अपने आपको अगर अपनी विद्वता अपने सब्जेक्ट में साबित ही करनी, मान लो आप मैथ पढ़ाते हो, तो जाओ आप मैथ से पीएचडी कर लो, ठीक है? आप नौकरी निकाल के छोड़ने की बजाय पीएचडी करो। इससे भी आपको आपकी विद्वता नहीं साबित होती, आपका मन नहीं भरता, तो आप किसी कॉलेज में जाओ, रिसर्च सेंटर में जाओ, जाके रिसर्च करो और ज़्यादा महान वैज्ञानिक बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, फिर आके पढ़ाओ। आपकी विद्वता ऑटोमेटिक साबित हो जाएगी। आप रिसर्च कर दो, कोई नई चीज़ खोज दो, वैसे ही सब लोग जान जाएंगे कि आप बड़े विद्वान हो। लेकिन सरकारी नौकरी का मतलब ये होता है कि एक तरीके से लोग अपनी जीविका चलाने के लिए सरकारी नौकरी करते हैं। तो अगर कोई शिक्षक, एक बच्चा सरकारी नौकरी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उसके ऊपर उसका पूरा परिवार डिपेंडेंट होता है कि मेरा लड़का अगर सरकारी नौकरी, कोई भी होगा, मेरे घर का बच्चा अगर सरकारी नौकरी पा जाएगा तो वो घर की स्थिति को सुधारेगा। मतलब मान के चलो कि पूरी फैमिली होती है, एटलीस्ट एक सरकारी नौकरी वाले पे 20 लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो कोई शिक्षक अगर 5 बार निकाल के सिर्फ़ अपनी विद्वता को साबित करने के लिए 5 बार निकाल के छोड़ दिया, यानी वो मिला करके 100 लोगों के भविष्य को रौंद दिया, खराब कर दिया, 100 लोगों के सपनों को ऐसे तोड़ दिया। अब जिस शिक्षक ने खुद 100 लोगों के सपनों को रौंद दिया हो, उसको कौन कहता है कि मॉरल और एथिक्स की बात करो तुम? तुमको तो मॉरल एथिक्स की बात ही नहीं करनी चाहिए भाई। तुमने मॉरल एथिक्स लायक कुछ काम ही नहीं किया है। क्योंकि विद्वता साबित करने के लिए हज़ार तरीके, चलो आप नहीं पीएचडी करना चाहते, आप नहीं हायर स्टडीज़ करना चाहते, चलो ठीक है, आप शिक्षक ही बनना चाहते हो, एम्बिशंस क्लियर है, उद्देश्य क्लियर है, आप आओ, तैयारी करवाओ बच्चों को। 1 साल आपको मेहनत करनी है, 1 साल मेहनत करो और अपनी कोचिंग से किसी बच्चे को टॉप करवा दो। वैसे ही सब मान जाएँगे कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, आपसे हज़ारों लोग, लाखों लोग पढ़ना चालू कर देंगे क्योंकि आपने टॉपर दिया है। ये तरीका होता है, और जिसको आप टॉप करवाओगे उसका भी जो होगा कि भाई भविष्य सुनहरा हो जाएगा, उस लड़के का भी जो ड्रीम्स होंगे वो पूरे हो जाएँगे। आप जब खुद ही ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप खुद ही कोई ऐसी चीज़ अपने भविष्य में, अपने पास्ट में किए ही नहीं हो जो मॉरल हो, एथिकल हो, तो फिर आप मॉरल और एथिक्स की बात कैसे कर सकते हो? एक तो ये बात हो गई ना कि भाई कि चलो हाँ, अ, दूसरों को मारने वाला आकर के इस पे ज्ञान दे रहा है कि भाई, जैसे कोई आदमी है किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है? और वो आकर के ज्ञान दे रहा है कि रसिया को यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। अबे तुम खुद तो देखो, तुमने खुद ही किसी को मार रखा है, तो तुम ये कैसे बोल सकते हो कि रसिया को यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए? पहले खुद को तो सही करो। अगर खुद कोई गलती ना किए हो तो बात करो, खुद गलती करो तो ठीक है और दूसरा कोई करे तो गलत है, हाँ? और मॉरल एथिक्स की बात करते हो, मॉरल एथिक्स आ जाता है। ऐसे सारे शिक्षक हैं दोस्तों जो आपको सिर्फ़ हर तरीके से अपने आप को सही दिखाते हैं और आपको भ्रमित करते हैं सिर्फ़ आपसे पैसे ऐंठने के लिए। आप जिन शिक्षक से पढ़ते हो कोचिंग्स में, वहाँ पे आपके साथ कई लाख बच्चे पढ़ते हैं, समझे आप? लाखों बच्चे पढ़ते हैं आपके साथ, जहाँ पे आप कोचिंग कर रहे हो, वहाँ पे आपके साथ लाखों बच्चे कोचिंग्स करते हैं, ठीक है? अगर आप सोच लो पूरे किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जिस कोचिंग में आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जा रहे हो, वहीं पे लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस शिक्षक से आप सोच रहे हो कि वो मुझे एक्स्ट्रा ज्ञान देगा, वो लाखों बच्चों को ही एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा है। और आप सोचो हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से 20,000 सीट्स आती हैं। तो अगर वो अपनी कोचिंग से ही सेलेक्ट करवाने जाए,
अगर उसके कोचिंग से ही 100% बच्चे सेलेक्ट हों, फिर भी उसी कोचिंग से एक बच्चे के सेलेक्ट होने के सिर्फ 10% चांस हैं। 10% सिर्फ चांस हैं आपके एक कोचिंग से पढ़ के सेलेक्ट होने के। आप सोचो पूरे भारत में कितनी सारी कोचिंग्स हैं और कितने सारे लोग तैयारी करते हैं। ये सब सिर्फ आपको एक तरीके से उल्लू और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये कोई मॉरल एथिक्स नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया है, अपने आप को वायरल करने का तरीका है। लोगों को भ्रमित किया जाता है, बच्चों को भ्रमित किया जाता है, ठीक है? दोस्तों, आप इन सब चीज़ों में, इन सब चक्करों में ना पड़ें, टीचर्स के चोचलों में एकदम ना पड़ें। आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें और जो शिक्षक आपको अच्छे से सिखा सकता है वही विद्वान है, ठीक है? जो आपको चीज़ें अच्छे से नहीं सिखा सकता, वो कितना भी पढ़ ले, वो विद्वान नहीं है। जो अपनी चीज़ों को कन्वे कर नहीं सकता दूसरों को, वो विद्वान किस बात का भाई? विद्वान तो वही है जो अपनी सीखी हुई चीज़ों को दूसरों को अच्छे से सिखा दे, वही तो विद्वान हुआ, वही तो शिक्षक हुआ, वही तो टीचर हुआ। खुद पढ़ना, खुद सीखना विद्वता नहीं होती है, ठीक है? कोई भी महान आप साइंटिस्ट ले लो, जब तक उन्होंने, चाहे आप किसी भी महान साइंटिस्ट को ले लो या गैलीलियो को ले लो, एक बहुत बड़े वो थे, उन्होंने ही बताया था, गैलीलियो थे जिन्होंने बताया था कि एक्चुअल में क्या होता है कि पहले लोगों को ये लगता था जो सूर्य है वो पृथ्वी के अराउंड रिवॉल्व करता है और जो पृथ्वी है वो एक जगह फिक्स है। लेकिन जब गैलीलियो आए, उन्होंने रिसर्च करी, अपनी चीज़ें देखी और पाया कि भाई पृथ्वी घूमती है जबकि सूर्य फिक्स है। और वो एक ऐसे विद्वान थे जो लोगों को समझाएँ, ये चीज़ें बताएँ, तब जाकर के लोग माने। तो आप एक विद्वान हो, तो आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप दूसरे को अपनी चीज़ें समझा सको। उसके लिए आपको 5 बार या 10 बार एग्ज़ाम निकालने के लिए ज़रूरत नहीं है, आपको किसी का भविष्य ख़राब करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप 10 बार एग्ज़ाम निकालते हो तो इससे आपकी विद्वता नहीं साबित होती, आप सिर्फ भविष्य ख़राब कर रहे हो आने वाले बच्चों का। क्यों निकाल रहे हो 10 बार? आपको पढ़ाना है तो एग्ज़ाम निकालने की क्या ज़रूरत है? पढ़ाओ, सिखाओ, दूसरे बच्चों को टॉप करो। ये सब सिर्फ आपसे पैसे वसूलने के चोचले हैं, तरीके हैं। दोस्तों, समझने वाले आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? जो लोग समझ गए अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, सब चोचलों में ना पड़िए और जितना ज़्यादा हो सके उतने अच्छे से मेहनत करके अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है? आप जितना मेहनत करोगे, जितना विश्वास रखोगे, उतना जल्दी आप सेलेक्ट होगे, नौकरी पाओगे। और चलिए, यही सब आप सबसे बताना था। और ऐसे ही कोई ज़रूरी चीज़ लगेगा, ज़रूरी विषय लगेगा तो हम आपसे इस विषय में चर्चा ज़रूर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, यही हमारी प्रार्थना है भगवान से। आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स गाइस। चलिए, मिलते हैं आपसे आपके एग्ज़ाम के बाद, आपसे आपका हाल पूछते हैं, कितने लोगों ने कैसा परफ़ॉर्म किया। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।